रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के हवाले से। बिलावल हाउस में आज बड़ा अहम इजलास हुआ है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल मरियम सफदर ने इजलास बुलाया हुआ था और अपनी सारी जो लीडरशिप है उनको इकट्ठा किया हुआ था और उसका एजेंडा ये था कि हम क्या इमरान खान को टफ टाइम दे सकते हैं, क्या हम इतने बड़े लेवल पर लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, क्या हमको बड़ा जलसा करने में कामयाब हो सकते हैं। और क्योंकि ये जो पंजाब के ये अजला हैं यहाँ पर मौलाना फजल रहमान के मदरसों का वो नेटवर्क भी नहीं है और वो जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, जो देवबंदी मकतबा फ़िक्र है, वो मौलाना फजल रहमान को एट लार्ज पसंद नहीं करता कि अगर बाकी जो मदरसा के उस मकतबा फ़िक्र के मदरसा के लोग हैं वो मौलाना फजल रहमान की काल पर वो बच्चों को भेजें। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मौलाना फजल रहमान का असर रसूख या तो KPK में है या बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में है। तो अब उन्होंने ये डिसाइड करना था कि आया हमको बड़ा शो ऑफ पावर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। उनकी कल मीटिंग थी राना सनाउल्लाह को, क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं पंजाब के PMLN के, तो वो गुजरांवाला में उन्होंने डेरे डाल दिए हैं और वो वहाँ पर अपनी कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं और पुलिस भी छापे मार रही है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बिलावल हाउस में आजकल बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन एक हंगामा बपा हुआ है काफ़ी अरसा से। आपने एक चीज़ को नोट किया होगा और आप इस चीज़ से मेरे साथ एग्री करेंगे कि 20 सितंबर की APC के बाद आपको आसिफ जरदारी कहीं नज़र नहीं आ रहा, उनकी कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आ रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग्स में उनका कोई किरदार आपको नज़र नहीं आ रहा। और आपको ये भी याद होगा कि 20 सितंबर की जो APC थी उसमें मौलाना फजल रहमान को जिस तरीके से जलील किया गया था वो भी सारी दुनिया जानती है। और आसिफ जरदारी ने कहा था, मौलाना साहब मैं आपसे 3 साल बड़ा हूँ इसलिए मैं आपको कुछ भी कह सकता हूँ। तो वो बड़ा होने का जो एक जोम था और वो ये था कि आसिफ जरदारी को अब ये लग रहा है कि ये जो तहरीक है इसको या कैप्चर कर लिया है नवाज शरीफ ने या मौलाना फजल रहमान ने, तो हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी बारगेनिंग कैसे होगी। हमारे सर पर 5-6 केसेस हैं, फर्द जुर्म लग चुकी है, हमारे ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है और हमें कहा यह जा रहा है कि आप रिकवरी दें, आप पैसे दें, आप लूटा हुआ चोरी का मार आप वापस करें, वो हम देने को तैयार नहीं है। तो अब ये सारा कैसे होगा, ये आसिफ जरदारी के माइंड में चलता आ रहा है। आज जब बिलावल हाउस में मीटिंग हुई है और बिलावल हाउस में मीटिंग में ये बात खुलकर सामने आ गई है, जो आसिफ जरदारी के साथ लोग हैं वो आपको इस पूरी मूवमेंट में नज़र नहीं आ रहे। वो रज़ा रबानी हो सकते हैं, वो एतजाज़ अहसन हो सकते हैं, वो खुर्शीद शाह जेल में पड़े हैं और बाकी ये जो लोग हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे, जिनको आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर लोगों में हैं, वो खामोश हैं। आगे आपको नज़र आ रहा है या बिलावल जरदारी नज़र आ रहा है या आपको कमर जमान कायरा नज़र आ रहा है या आपको रहमान मलक नज़र आ रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी भी आपको नज़र नहीं आते। और ये जो बड़ी लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो क्यों खामोश है, इसके ऊपर आज सवाल उठाया गया है मीटिंग में बिलावल हाउस में। और बिलावल जरदारी से ये भी सवाल पूछा गया है कि सदर जरदारी, क्योंकि अभी तक वो उनको सदर ही कहते हैं, कि सदर जरदारी किस बात पर नाला हैं और वो क्यों नहीं मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे या उनका कोई मौक़िफ़ क्यों नहीं आ रहा। तो जिसके ऊपर बिलावल जरदारी ने यह बताया कि क्योंकि हमारा पहले दिन से ही मौलाना फजल रहमान की जो सरबराही है उसके ऊपर हमने सवाल उठाया था और फिर हमने ही ये ऑप्शन लेकर आए थे कि ये जो जितना भी मामला है इसमें रोटेशन होनी चाहिए। कुछ अरसे के लिए एक पार्टी का सरबराह हो, दूसरे अरसे के लिए दूसरी पार्टी का सरबराह हो, ताकि मामलात ऐसे चलते रहें, किसी एक पार्टी को मुस्तकिल सरबराही नहीं दी जा सकती। दूसरा, बिलावल जरदारी ने यह भी कहा कि आसिफ जरदारी को इस बात पर भी नाराज़गी का इजहार उन्होंने किया था कि PMLN ने सारी जो ओहदे हैं सदर से लेकर जनरल सेक्रेटरी तक वो सारे अपने पास रख लिए हैं, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ पर खड़ी है, उनके लोगों का क्या किरदार है, उनके लोगों को कहाँ पर जगह दी गई है, उनके लोगों को कितना उसमें जो एडजस्ट किया गया है। तो बिलावल जरदारी का ये कहना है कि सदर जरदारी ये समझते हैं कि हमें बिल्कुल ही किनारे के साथ लगा दिया गया है और हमें कोई इज़्ज़त नहीं दी गई, हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई। और नवाज शरीफ अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं, मरियम सफदर सारा कुछ जो वो सारी की सारी उनको पता है कि उनके एजेंडे में, उनके नज़रियात में भी मौलाना फजल रहमान उनका साथ दे सकते हैं और बंदे भी वो इकट्ठे कर सकते हैं। तो वो अपना पूरा इन्हसार वो मौलाना फजल रहमान के ऊपर है।
ऐसे में बिलावल हाउस में जब मीटिंग में ये बात हुई तो सब ने कहा कि हमें फिर इस एहतजाजी तहरीक से अलग हो जाना चाहिए। जब हमें कोई वहाँ पर हमारी कोई वर्थ नहीं है, हमें कोई इज़्ज़त नहीं दी जा रही या हमारा वहाँ पर कोई मुकाम नहीं है, तो हम कैसे वहाँ पर काम करें, हम क्यों उनका साथ दें, हम ऐसे मामले में साथ नहीं देते। बिलावल जरदारी ने कहा। अब बिलावल जरदारी की एक पर्सनल कमिटमेंट है मरीम सफदर के साथ, मरीम नवाज़ के साथ, और वो ये समझते हैं कि जो हमने ज़ुबान दे दी हम उसके ऊपर पूरा उतरें। और पहले मौलाना फजलुर रहमान के जलसे को नाकाम करते हुए उन्होंने पहले 18 अक्टूबर को अपना जलसा रखा कि हम लोगों को बताएं कि भाई हम आगे हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं और हमारे पास भी लोग हैं और हम भी जलसा कर सकते हैं। और फिर मरीम सफदर ने उसे पहले रखा हुआ है। तो ये जो सारे मामलात इसकी बुनियाद पर ये सारे सवालात उठे, लेकिन बिलावल जरदारी के पास इसका जवाब नहीं था। और ये बात खुलकर सामने आ गई है कि बिलावल हाउस में इस वक्त हंगामा बपा है और उनके आपस के मामला ठीक नहीं है। आसफ जरदारी मायूस हो चुके हैं। आसफ जरदारी बिलावल जरदारी से भी नाराज़ हैं और वो इस वजह से नाराज़ हैं कि उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा, उनसे पूछ कर फैसले नहीं हो रहे, उनको कोई इज़्ज़त नहीं दी गई, उनको कोई ओहदा नहीं दिया गया। और असल मसला नवाज शरीफ का मसला है, वो तो बाहर बैठे हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होनी, लेकिन जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है हर दूसरे दिन एहतसाब अदालत में वो पेश हुए होते हैं, हर केस में उनके खिलाफ फर्द जुर्म लग चुकी है, किसी केस में उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, किसी केस में उनके जो असासा जाते हैं वो सीज किए जा रहे हैं। आसिफ जरदारी ये समझते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हम क्यों पीछे खड़े हैं, और इस बुनियाद पर आसिफ जरदारी के जो करीबी लोग हैं वो सारे के सारे पीछे हट चुके हैं। और एतजाज़ अहसन साहब ने जो बात की है कि नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, और उन्होंने ये कहा है कि मैंने अपनी पार्टी को, और वो अपनी पार्टी से मुराद बिलावल जरदारी को कह रहे हैं कि आप जो रिलाय कर रहे हैं, आप जो एतमाद कर रहे हैं, आप जो बड़ा उनको जगह दे रहे हैं नवाज शरीफ को, ये आपके गले पड़ जाएगी। और एतजाज़ हसन ने यह बात भी की है कि नवाज शरीफ का जो बैकग्राउंड है, नवाज शरीफ जहाँ खाता है या जिसका खाता है उन्हीं को उन्हीं को डसता है या उन्हीं को नुकसान पहुँचाता है। तो एतजाज़ हसन इस सारे मामले में अलग हैं, और क्योंकि ये आसिफ जरदारी के साथ इन लोगों का एक ताल्लुक है और ये बीबी के पुराने जो करीबी लोगों में समझे जाते हैं, तो वो इन सारे मामलात में आपको लतीफ़ खोसा भी नज़र नहीं आएंगे, आपको फ़ारूक एच नायक साहब भी नज़र नहीं आएंगे, आपको एतजाज़ अहसन साहब, रज़ा रब्बानी, ये लोग आपको नज़र नहीं आ रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी भी आपको नज़र नहीं आ रहा और बाकी लोग भी आपको नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी पीछे बैठे हैं और बिलावल जरदारी अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं। और अब इनकी आपस में जो फूट पड़ने वाली है, क्योंकि आसिफ जरदारी एक हद तक सब्र करेंगे, उसके बाद उनका सब्र जवाब दे जाएगा और वो अपने आप को अलग कर लेंगे, और फिर शायद बिलावल जरदारी के लिए भी बड़े मसाइल पैदा हों, जो इनकी तारीख है। दूसरी तरफ आपने आज एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल देखी है। एक दिन जो हमारे ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने एक बात की और फवाद चौधरी ने उनका जवाब दिया। फिर उसके बाद आप ने देखा होगा कि इसहाक डार ने एक ट्वीट किया, उन्होंने डायरेक्ट असद उमर और इमरान खान के ऊपर हमला किया, फिर असद उमर ने उसका जवाब दिया, और ज़ुबैर ने, मोहम्मद ज़ुबैर ने जो उसका जवाब दिया उसके ऊपर उसकी जितनी चित्रोल आज सोशल मीडिया पे हुई है, वो बात कुछ इस तरह से है कि इसहाक डार ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वो जो जनरल न्याजी का एक था कि 1971 की जो जंग है वो हरवाने वाले और वो जो बांग्लादेश है वो प्लेट में रख कर इंडिया को देने वाले, वो या आबा अजदाद थे असद उमर के या वो आबा अजदाद थे इमरान खान के। अब उस बेचारा का वो दिमाग तो उसका है नहीं, अगर वो असद उमर के ऊपर बात कर रहे हैं तो असद उमर का के वालिद के ऊपर अटैक किया है, तो भाई मोहम्मद ज़ुबैर का भी तो वो वालिद है, और मोहम्मद ज़ुबैर इस वक्त आपकी जो मरकज़ी लीडरशिप है, नवाज शरीफ और मरीम सफदर उनके वो जो तर्जमान हैं, तो उनके आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और उनको समझ नहीं आई। और फिर असद उमर ने तो माफ़ी नहीं दी, और असद उमर ने कहा है कि आप लोगों को क्या पता, और आप लोग भगोड़े हो और आप मफरूर हो और आप धोखेबाज हो। और उन्होंने अपने वालिद साहब का बताया कि वो जिस जगह पर वो लड़ रहे थे पाकिस्तान की खातिर और आर्मी के अफसर होने के नाते, वहाँ से उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी थी, और आपकी इंडिया नवाजी और आपकी इंडिया दोस्ती है। अब जब ये मामला गर्म हो गया, मोहम्मद ज़ुबैर को अब शर्म तो आई कि मेरे बाप के बारे में उसने इतनी बड़ी बात कर दी है, उसने मरीम नवाज़ को कहकर इसहाक डार से वो ट्वीट डिलीट करवा दिया। अब ट्वीट डिलीट करवाने के बाद वो आगे ट्वीट कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर के ट्वीट डिलीट हो गया है, बजाय इसके कि वो उसकी मजम्मत करते, बजाय इसके कि उनमें इतनी हिम्मत होती, इतनी जुर्रत होती, इतनी उनके अंदर शर्म व हया होती
कि उनके वालिद के ऊपर बात आई थी और उनके वालिद के क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया गया था, तो वो उसका साथ देते अपने भाई का, और वो खुलकर ऐसी बात करते और वो खुलकर उनकी जो उन्होंने एलिगेशन लगाया था उसको उठाकर फेंकते, और वो अब वहाँ से बैकडोर वो ट्वीट डिलीट कर रहे हैं और फिर उसके बाद कौम को खबर दे रहे हैं एक ट्वीट करके कि वो ट्वीट डिलीट हो गया। और उसके बाद शहबाज गिल से लेकर हर शख्स ने, हर सोशल मीडिया यूज़र ने जो उस ट्वीट को देख रहा था, उसमें इतनी छितरोल हुई है मोहम्मद ज़ुबैर की कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी शर्मो हया हो तो या इसहाक डार को पार्टी से फारिग करवाए या खुद जो उसके पास होता है उसे वो फारिग हो। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने बात की है और ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं, उन्होंने एलेज किया है कि एक पीटीआई का वज़ीर है, उसने लंदन में फ़ोन किया है कि 10-12 वज़ीर मेरे साथ हैं और मैं आपके हुक्म का पाबंद हूँ। अब ये बातें जब उनके 6 लोग पहले चले गए हैं नून लीग से, अशरफ अंसारी ने आज ऐलान किया, जो गुजरांवाला का एमपी है नून लीग का, कि मैं 16 अक्टूबर को वहाँ पर रैली निकालूंगा नून लीग के ख़िलाफ़। जलील शरकपुरी का आपने देख लिया, 5 लोग पहले छोड़ चुके हैं। आपकी तो औकात ये है कि आपके साथ के लोग आपको छोड़ें और आप शोशा छोड़ते हैं कि पीटीआई के 12 एमएनएज आपके साथ, और किसके साथ? नवाज शरीफ के साथ, जिस नवाज शरीफ का कोई फ्यूचर नहीं है, जिस नवाज शरीफ का अगर कोई मुस्तकबिल है तो वो जेल है, इसके अलावा तो उसका मुस्तकबिल कोई नहीं है। तो ख्वाजा आसिफ ने बात की है, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जो बंदा जीएचक्यू फ़ोन करता है और जीएचक्यू में फ़ोन करके हारा हुआ इलेक्शन जीतने की मिन्नत तरला करता है और इस बुनियाद पर वो इलेक्शन जीतता है, और जिसकी ये औकात है कि अगर वो आज रिज़ाइन कर दे तो उसके बाद वो इलेक्शन यहाँ से नहीं जीत सकता, वो भी बात कर रहा है। और वो भी ये कहता है कि 11-12 एमएनए छोड़ के चले जाएंगे। तो ये जो इस वक्त जो अपोजिशन है और जो हुकूमत है उनके दरमियान ये जो नोक झोंक है वो भी आपको अगले आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ती नज़र आएगी। ये आगे जलसों का सीज़न शुरू हो रहा है, फिर कोरोना का भी ख़तरा है, अल्लाह पाक कोरोना से महफूज रखे। फिर शेख रशीद ने कोई दहशतगर्दी की भी बात की, अल्लाह पाक उससे भी पूरे मुल्क को महफूज रखे, हर पाकिस्तानी को महफूज रखे। अब देखते हैं इन सारे मामलात में जो भी डेवलपमेंट होती है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।